मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। लबनान में कल हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल कई पेजेस फटने के बाद आज फिर पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस में मुतादिद धमाके हुए हैं। इस बार धमाके बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में किए गए हैं। बैरूत में 2 गाड़ियों में रखे हुए वॉकी टॉकीज़ भी धमाकों से फट गए। अल जज़ीरा के मुताबिक आज होने वाले धमाकों में कम अज़ कम 9 अफराद मारे गए हैं और 300 अफराद जख्मी हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक लबनान में घरों में नस्ब सोलर एनर्जी सिस्टम्स भी धमाकों से फट गए हैं। साथ ही कई दीगर डिवाइसेस के फटने से मुतालिक भी सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जबकि गाड़ियों की बैटरीज फटने की भी खबरें आ रही हैं। गार्डियन के मुताबिक एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हिज़्बुल्लाह एहलकार कल मरने वाले हिज़्बुल्लाह जंगजुओं की तदफीन में शिरकत कर रहा था कि अचानक उसके जिस्म में कुछ फट जाता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और करीब मौजूद अफराद में भगदड़ मच जाती है। आज के वाक़यात की मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं, जबकि लबनान में कल होने वाले पुरअसरार धमाकों में अब तक 12 अफराद मारे गए हैं, जिनमें हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान पार्लियामेंट के बेटे और 1 रुकन की बेटी भी शामिल है, जबकि ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 2750 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। लबनान के महकमा सेहत के मुताबिक 300 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है और उनमें से ज़्यादातर को ICU में रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, लबनान के अलावा शाम में भी हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल कई पेजेस फटे हैं, मगर जहां हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद की इस गैर मामूली कार्रवाई पर दुनिया हैरत ज़दा है, तो वहीं हिज़्बुल्लाह के सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और मवासाती निज़ाम और सलाहियतों पर संजीदा सवालात उठ गए हैं। इसे बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया जा रहा है। खुद हिज़्बुल्लाह ने तो इसराइल पर जिम्मेदारी डालते हुए बदला लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसराइल ने सरकारी सतह पर इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और अब तक खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि अमरीका भी लाइल्मी का इजहार कर रहा है। मगर हिज़्बुल्लाह और लबनानी हुकूमत के साथ साथ खुद मगरबी मीडिया भी पेजर धमाकों को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और इसराइली अफवाज की कार्रवाई करार दे रहा है। इस सब में सबसे अहम सवाल यह है कि इसराइल ने कैसे हिज़्बुल्लाह एहलकारों के ज़ेर इस्तेमाल पेजेस को धमाकों से उड़ाया, मोसाद ने किस टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। इस हवाले से 2 थ्योरी सामने आ रही हैं। एक बड़ी थ्योरी ये है कि हिज़्बुल्लाह ने हाल ही में अपने एहलकारों के लिए पेजर डिवाइसेस मंगवाई थी, मगर लबनान पहुंचने से पहले ही या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसराइल ने इन डिवाइसेस में धमाका खेज मवाद नस्ब कर दिया। यानी पेजर्स बनाने वाली ताइवान की कंपनी संगीन इल्ज़ामात की जद में आ गई है, और अगर ये थ्योरी दुरुस्त है तो इसे तारीख में सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। जबकि दूसरी और निस्बतन कमज़ोर थ्योरी ये है कि इसराइल ने साइबर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए पेजर्स की बैटरीज को हीट अप कर दिया, जिससे पेजर्स फट गए। इन दोनों थ्योरी से मुतालिक मगरबी मीडिया में मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीकी और दीगर हुकाम जो इस मामले से आगाह हैं, उनके मुताबिक हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए इसराइल ने ताइवानी साख्ता पेजर्स की नई खेप में धमाका खेज मवाद छुपाया था जो लबनान आने वाली थी। हिज़्बुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को पेजेस का ऑर्डर दिया था, जबकि लबनान पहुंचने से पहले ही उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जिनमें से ज़्यादातर AR-924 मॉडल के थे। तो हम शिपमेंट में 3 दीगर मॉडल्स भी मौजूद थे। 2 अहदेदारों ने बताया कि धमाका खेज मवाद जिसकी मिकदार 1 से 2 औंस तक थी, उसे हर पेजर में बैटरी के बिल्कुल साथ लगाया गया था और एक स्विच भी लगा दिया गया था, जिससे दूर से धमाका खेज मवाद को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। कल दोपहर को 3:30 बजे हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स में एक मैसेज मौसूल हुआ। बज़ाहिर लग रहा था कि ये मैसेज हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप की जानिब से आ रहा है, मगर इस मैसेज ने धमाका खेज मवाद को एक्टिवेट कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के पासदारान इनकलाब के एक एहलकार ने बताया कि हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स, जिनमें से एक पेजर को ईरानी सफ़ीर भी इस्तेमाल कर रहे थे, 10 सेकंड के लिए बीप हुए और फिर फट गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस दौरान मुतासरीन ने मैसेज देखने के लिए पेजर्स को आंखों और चेहरों के करीब कर दिया था, इसीलिए मुतासरीन की आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पासदारान इनकलाब के 2 एहलकारों के हवाले से ये दावा भी किया है कि लबनान में ईरानी सफ़ीर की एक आंख ज़ाया हो गई है और दूसरी शदीद मुतासिर हुई है। ईरानी हुकाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस दावे की तरदीद की है। उनका कहना है कि ईरानी सफ़ीर की आंख ज़ाया नहीं हुए, मामूली ज़ख्म आए हैं, जिसका इलाज जारी है। जबकि आलमी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल 5000 पेजर्स में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। एक सीनियर लबनानी ज़राए ने बताया है कि पेजर्स को प्रोडक्शन लेवल के दौरान ही मोसाद ने मॉडिफाई कर दिया था। इसके अलावा ये थ्योरी भी सामने आ रही है कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के पास मौजूद पेजर डिवाइसेस की बैटरीज को हीटअप करके धमाके किए होंगे। BBC के मुताबिक तज्ज़ियाकारों ने मंगल के हमलों पर सख्त हैरत का इजहार किया है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह अपने हिफाजती इक़दामात पर बहुत फ़ख्र करती है।
कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि हैक किए जाने की वजह से इन पेजेस की बैटरीज ज़्यादा गर्म हो सकती हैं और शायद इसी वजह से ये बैटरीज फट गई, लेकिन बहुत से माहिरीन का कहना है कि ऐसा होने का इम्कान नहीं है। धमाकों की वीडियोज़ बैटरीज के ज़्यादा गर्म होने से मुताबिकत नहीं रखती, तमाम कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि पेजेस के साथ उनकी तैयारी के दौरान या ट्रांजिट के दौरान छेड़छाड़ की गई और वो इसे सप्लाई चेन हमले का नाम देते हैं। BBC के नामनगार के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सप्लाई चेन के हमले बढ़ती तशवीश का बाइस बने हैं और हाल ही में हैकर्स की जानिब से मसनूआत तक रसाई हासिल करने की वजह से बहुत से हाई प्रोफाइल वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन ये हमले आमतौर पर सॉफ्टवेयर पर किए जाते हैं। हार्डवेयर सप्लाई चेन में हमलों का इम्कान कम होता है क्योंकि डिवाइसेस पर हाथ डालना आसान नहीं होता, लेकिन अगर ये सप्लाई चेन हमला था तो इसके लिए बड़ा ऑपरेशन किया गया होगा। किसी फैक्ट्री में पेजेस को खोला गया होगा और इनमें तब्दीली की गई होगी। एक सिक्योरिटी माहिर ने इस वाक़े को तारीख का सबसे बड़ा सप्लाई चेन हमला करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, ये इंकशाफ भी सामने आया है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक खुफिया ऑपरेशन प्लान किया हुआ था, जिसके लिए हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल पेजेस में धमाका खेज़ मवाद प्लांट किया गया था और वक्त आने पर पेजेस को धमाकों से उड़ा देना था। मगर हालिया दिनों में इसराइल को खदशा पैदा हो गया था कि हिजबुल्लाह को इसराइल की खुफिया ऑपरेशन की भनक पड़ सकती है, इसीलिए कल ही पेजेस को धमाकों से उड़ाने का फैसला किया गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमरीकी अहदेदारों ने बताया है कि इसराइल ने मंगल के दिन लबनान और शाम में हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल पेजर को इस खदशे की वजह से उड़ाने का फैसला किया कि शायद हिजबुल्लाह को इसराइल के खुफिया ऑपरेशन का पता चल चुका है। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि इसराइल ने अमरीका को इन हमलों की टाइमिंग से मुतालिक जवाब पेश किया कि ये वो लम्हा बन गया था जिसमें फैसला करना था या इसे इस्तेमाल करो या फिर खो दो। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के बारे में इल्म रखने वाले एक साबिक इसराइली एहलकार ने बताया कि हिजबुल्लाह की सफ़ों में बारूद वाले पेजेस को प्लांट करने में कामयाब होने के बाद इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज ने मंसूबा बनाया था कि वो इसे हिजबुल्लाह के खिलाफ मुकम्मल जंग छिड़ने की सूरत में एक इब्तदाई हैरानकुन धचके के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया जा सके। अमरीकी एहलकार के मुताबिक हालिया दिनों में इसराइली लीडरशिप को तशवीश हुई कि हिजबुल्लाह पेजेस का पता लगा सकती है, जिसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म और आला हुकाम ने फैसला किया कि हिजबुल्लाह की तरफ से पेजेस का सुराग लगाए जाने का रिस्क लेने की बजाय इस निज़ाम को अभी से इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को इसलिए तशवीश हुई थी क्योंकि हालिया दिनों में हिजबुल्लाह के 2 एहलकारों ने पेजेस से मुतालिक शकूक व शुबात का इजहार किया था। जबकि पीर के दिन सदर बाइडन के एक आला मुशीर ने इसराइल का दौरा किया था तो वो नेतन्याहू, इसराइली वज़ीर दिफ़ा और दीगर आला हुकाम के साथ ऑपरेशन के मुमकिना तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ होने से मुतालिक घंटों तक सिक्योरिटी कंसल्टेशन में मसरूफ़ रहे थे। मगर अमरीकी एहलकार ने बताया कि जब इसराइली हुकाम अमरीकी मुशीर से मिले थे तो उन्होंने इशारा तक नहीं दिया कि पस पर्दा क्या चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल की शाम को जब लबनान भर में पेजेस फटने वाले थे तो चंद मिनट पहले इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन को फ़ोन करके बताया कि इसराइल जल्द ही लबनान में एक ऑपरेशन करने वाला है, मगर इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने इस हवाले से तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। अमरीकी एहलकार ने इसराइली वज़ीर दिफ़ा की कॉल को अमरीका को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखने से बचने की एक कोशिश करार दिया है। अमरीकी हुकाम इस कॉल को पेशगी नोटिस के तौर पर नहीं देखते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने रिपोर्टर्स को बताया कि ना ही हम इस ऑपरेशन से आगाह थे और ना ही इसमें मुलव्विस हैं। बहरहाल हिजबुल्लाह के लिए इंतहाई परेशान कौन सूरत हाल है और पूरी दुनिया इस पर हैरत का इजहार कर रही है। हिजबुल्लाह ने रवां साल नई टेक्नोलॉजी छोड़कर पेजेस का इस्तेमाल इसलिए शुरू किया था ताकि इसराइल के किसी भी साइबर हमले या हिजबुल्लाह के आपस के राबतों को डिटेक्ट किए जाने से बचा जाए। मगर इसराइल की कल की कार्रवाई के बाद हिजबुल्लाह की सलाहियतों पर सवालात उठ गए हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पेजर धमाकों के बाद पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल पर कल खिताब करेंगे, जबकि इस पूरी सूरत हाल में ताइवान की गोल्ड अपोलो नामी कंपनी संगीन इल्ज़ामात की जद में आई हुई है। कंपनी ने इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि एक और मैन्युफैक्चरर जिसके पास गोल्ड अपोलो का लाइसेंस था उसने ये पेजेस बनाए जिसका नाम BAC कंसल्टिंग है और यह हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में कायम है। गोल्ड अपोलो के बानी ने बताया है कि ये प्रोडक्ट उनकी नहीं थी और सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें उनका ब्रांड लगा हुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का मामला सिर्फ लटक ही नहीं गया बल्कि उलझ भी गया है। हुकूमत ने पेश की इत्तेफाक राय पैदा किए बगैर आईनी तरमीम का पैकेज मंजूर करवाने की कोशिश की, जिसमें से नाकामी का सामना करना पड़ा और तमाम तैयारियों के बावजूद हुकूमत को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास मुलतवी करना पड़ गए क्योंकि नंबर पूरे नहीं हो सके थे। यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ को भी इस्लामाबाद आकर वापस लाहौर जाना पड़ा और हुकूमत की इस नाकामी के पीछे असल किरदार मौलाना फजलुर रहमान का था, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसलसल कोशिशों के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर आमादा नहीं हुए।
नून लीग की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना से एक से ज़्यादा मुलाकातें की, मगर मौलाना को मना नहीं सके। और अब ये हालात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मुस्तवदा मुकम्मल तौर पर ही मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का आईनी तरमीम का मुस्तवदा कहीं पीछे रह गया है। पीपल्स पार्टी अपने ड्राफ्ट की बात कर रही है और JUI का एक ड्राफ्ट भी सामने आ सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का इसरार है कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को साथ मिलाकर इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान अब भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे होने के बाद हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम करेगी। इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत बढ़ गई है। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों उन्हें मनाने के लिए कोशा है। आज PTI की क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान को ज़ोराने पर बुलाया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने हुकूमती मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ, उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मौलाना ने हुकूमती आईनी मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। जो भी चीज़ होगी अपोजिशन आपस में मुशावरत से करेगी। हमने ये फैसला किया है कि जो भी चीज होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके रखती थी। 56 अमेंडमेंट थे और वो आवाम तो छोड़े, अपोजिशन भी छोड़े, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। अगर आप चंद महसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर में नहीं मानते। हमारे पास अभी तक ऑफिशियल कोई राबिता नहीं है और जब आएगा तो फिर उस पर देखेंगे। ये तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। इससे पहले इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे लीडर को बाहर लेकर आए, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरमीम पास कर सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जब पास करने की नापाक जसारत की जा रही थी, उस रात हमारे MNAs अगवा थे। और मत भूले कि उससे 3 दिन पहले हमारे 10 MNAs को पार्लियामेंट हाउस से अगवा किया गया। इन हालात में आप कौन से आईनी तरामीम कर सकते हैं? इसके लिए तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में तैयार नहीं है। सबसे पहले इमरान खान साहब को और असीरान को रहा कीजिए, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामुकम्मल नहीं, बल्कि कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है। तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें, मखसूस सीटें, खवातीन की सीटें और अक़लियती सीटें अभी तक हमें नहीं मिली। तो जब न कौमी असम्बली मुकम्मल है और ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल है, तो इनकम्प्लीट हाउस में आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। PTI आईनी तरमीम को मुस्तरद कर रही है, मगर हुकूमत ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि सियासी जमातों की मुशावरत के बाद अपडेटेड मुस्तवदा तैयार किया है। आईनी तरमीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुशावरत के बाद अपडेटेड मुसवदा तैयार कर लिया है। साथ ही उन्होंने PTI पर NRO लेने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। लॉ मिनिस्टर ने जो मुसवदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी एंगेजमेंट जारी है और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया, उस पर भी बातें की गई। पता नहीं मुसवदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। तो ये मुसवदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था, JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पे शिक बाय शिक बात हुई है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और जो सियासी जमातों ने मुशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसवदा तैयार किया है, उस पर बातचीत भी हो रही है, मुशावरत भी हो रही है। ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुंचेगा। जबकि गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी किसी शख्सियत के लिए कानून साजी के हक में नहीं है और ना ही फौजी अदालत और आर्टिकल 8 में तरवीम के हक में है। कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे।
अगर हम कोई एज रखते, चाहे वो 65 का हो या 67 का हो, मेरा पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक लगता, वो ऐसे लगता हम किसी को आउट रखने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को इन रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। जहाँ तक तरमीम के हवाले से मिलिट्री ट्रायल्स के प्रपोजल था, आई वुड से विद इन द विश लिस्ट बिल्कुल 2 प्रपोजल्स थे। वैसे जैसे मिलिट्री कोर्ट्स पहले बनाए थे फॉर ब्लैकर देन ब्लैक टेररिस्ट्स, जो हमने APS के वाक़या के बाद बनाया था, और दूसरा कुछ आर्टिकल 8 की तरमीम के हवाले से जो हमले होते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स को या आर्टिकल 8 की तरमीम को अदालत की रिफॉर्म्स के साथ, वो भी जब आप एक नया इदारा कायम कर रहे हो, आप पूरा अदालती निज़ाम को ताकतवर कर रहे हो, उस वक्त ये फैसला मेरे पार्टी के लिहाज से मुनासिब नहीं था। इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तोसी देने के लिए करनी पड़ रही है। तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। सहाफ़ी का सवाल था कि आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आप मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, तो इस पर उन्होंने मशकूक अंदाज़ अपनाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ी ने कहा, आप मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं है, आपका सोशल मीडिया तो मौलाना को बड़ा लीडर पेश कर रहा है। इस पर इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई, पार्टी ख़त्म नहीं हो रही थी, इसीलिए 9 मई किया गया। हुकूमत को डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात करवाएगा। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। लाहौर का जलसा रोकने के लिए पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। इमरान खान ने कहा वो कौम को पैगाम देते हैं कि लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जला कर निकले हैं। आज इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर मशकूक अंदाज अपनाया, मगर इस बारे में चेयरमैन PTI से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले भी इमरान खान ने मौलाना के बारे में अच्छे अल्फाज कहे हैं और ये उन्हीं की हिदायत हैं जिनकी वजह से हम इतने करीब आ गए हैं। जो भी ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेशन में है वो दोनों पार्टी ने रिजेक्ट कर लिया है। इसके अलावा कोई और ड्राफ्ट आ जाता है फिर इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। आज अदालत जेल से ये रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के ऊपर शकूक व शुबहात के देखो ये वो लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि आपस में जो है ना इख्तिलाफात, और ये खान साहब ने कभी भी नहीं कहा। पहले दिन खान साहब ने मौलाना साहब के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे और ये उन्हीं की इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम इतने करीब आ गए। जबकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने भी यही कहा कि आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तोसी देने के लिए करनी पड़ रही है। इतवार को वो बिल का मकसद ये था कि आप एक कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से मार्शल लॉ लगा दें पाकिस्तान के ऊपर। सारे जो रिटायर्ड लोग हैं इनको एक्सटेंशन देने के लिए ये सारा पाकिस्तान का निज़ाम लपेटा जा रहा है। इमरान खान कह रहे हैं बिल लाने की एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, ये दोबारा भी कोशिश करेंगे। अगर इस बिल को कामयाब करने की इन्होंने कोशिश की तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं इससे बदतरीन हालात हो जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा, मेंबर सेनेट पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, तासुर तो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईनी तरमीम पर। असल बात आज खुलकर सामने आई कि वो तो ना सिर्फ मुस्तरद कर रहे हैं इन तरमीम को, बल्कि इन तरमीम से जो मकसद हासिल किया जाना है उस पर भी उन्होंने शक का इजहार किया है। तो क्या जो सब बातें मुलाकातें होती रहीं इन तरमीम के हवाले से, उसमें भी मौलाना वाज़ेह तौर पर कह चुके थे कि वो इन सब तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, किसी भी किस्म की तरमीम उन्हें कबूल नहीं है? देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट हमें दिया गया था, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है, जो कि अब उसको पब्लिक नहीं कर रही है, वो जो डॉक्यूमेंट था वो मिडनाइट में दिया गया था, यानी अगले दिन उस पर वोटिंग होनी है, मिडनाइट में वो दिया गया है। और उसके थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा, तो बिलावल साहब तशरीफ़ ले आए और फिर उसके ऊपर उनसे गपशप शुरू हो गई। तो बिलावल साहब को हमने उसी वक्त भी बता दिया था कि बिलावल साहब ये क्या डॉक्यूमेंट है और इस पर कैसे आप एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं भी इसमें मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर क्या करें जी, ये मजबूरी है। तो हमने उनको कहा कि आपकी मजबूरी तो हो सकती है, हमारी मजबूरी तो कोई भी नहीं है। फिर उसको मैंने घर ले गया और फिर उसके ऊपर जब सारा स्टडी कर लिया तो
फिर मौलाना साहब को ब्रीफ कर दिया। मौलाना साहब का व्यू फिर ये बना कि बाकी साथियों को भी बुलवाया जितना हमारे पार्लिमानी मेंबर्स थे नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उनसे मुशावरत की, और फिर उसके बाद व्यू ये बना कि इसके ऊपर जो है ना ये तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो गले पड़ जाएगा ये हमारे जो सपोर्ट इसमें मांगी जा रही है। उनको फिर हमने गवर्नमेंट को कन्वे किया कि हमें टाइम चाहिए इसके ऊपर, ये तो इस तरह से नहीं हो सकता। आप तो कहते थे कि बड़ा मासूमाना सी जो कोई बात आप करने जा रहे हैं, ये तो मासूमाना सी बात नहीं है, ये तो हम वापस अपने घरों को शायद न जा सकें, लोगों में किसी एज ए पोलिटिकल पार्टी लोगों में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इसी तरह से मामला चलते रहे, और फिर कि जी कभी कोई आ रहा है कभी जा रहा है, कभी कोई आ रहा है कभी जा रहा है, मगर उसको कि नहीं जी अभी हम आपके जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। फिर उसके बाद अगला जो मुसवदा बना उसमें आर्टिकल 8 वाला जो था वो निकाल दिया। फिर उसके बाद जो है ना फिर कोई और बना तो उसमें आर्टिकल 199 भी जो है ना जो उसमें जो मामला थे वो निकाल दिए। तीसरा उसके बाद जो अगला बना फिर उसमें जो है ना वो 9A जो है ना इंसर्ट कर दिया। तो ये मतलब इस तरह से चलता रहा। वो जो कुछ हो रहा था हमने कहा कि इस तरह से नहीं, और फिर आप जो है ना चूँकि ये एक समाजी और उमरानी माहिदा है और आवाम से छुपा कि ये समाजी या उमरानी माहिदा जो है वो किस तरह से रात के अंधेरे में कोई हमारे हवाले करे, हम अब उनको रिप्रेजेंट करते हैं या तो उनके किसी छोटे से हिस्से को भी चले रिप्रेजेंट करते हैं, तो मगर उनसे छुपा के कैसे होगा जब तक इनपुट नहीं आएगी सब पब्लिक की। और हम खुद इस पर डिबेट करना चाहते हैं पार्टी के अंदर जो है इंटरनल जो है वो हम हर चीज़ जो है ये तो चलो किसी एक आध बंदे ने कोई थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया और उसके बाद कोई माइंड भी मेकअप हो गया किसी हद तक, मगर जब तक जो है ना वो हम सारे पार्टी के बाकी फोरम्स में भी जब तक ओपन नहीं करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसके ऊपर जो है ना वो एग्री कर जाएं। कामरान साहब, मौलाना फजल रहमान ने मुस्तरद सिर्फ नहीं किया इन तरमीम को, बल्कि उन्होंने फरमाया कि ऐसा करना, इन तरमीम की हिमायत करना मुल्क और कौम की अमानत में ख़यानत के बराबर होगा। तो कौन सी तरमीम ऐसी है या कौन सा उसका नुक्ता ऐसा है जिससे इस नतीजे पर पहुँचे मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात कि कौम से अमानत में ख़यानत होगी? देखिए, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से एक इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 8 है, और जिसमें जो है ना फंडामेंटल राइट को जो है वो कोर्ट जो है उस हवाले से अगर हम कोई कानून साजी करें तो कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है, मगर उसमें कुछ जो है ना एक्सेप्शंस भी हैं। उस एक्सेप्शंस का दायरा जो है वसी किया गया था। इस पर बहुत शिद्दत के साथ एतराज़ था हमें। बाद में तो वो जो दूसरे मुसवदे मार्केट में आए उनमें से उसको गायब कर दिया गया। फिर आर्टिकल 199 के हवाले से जो है ना हमें शिद्दत के साथ उसके क्लास 3 का जो है ना दायरा जो है उसको टाइटन करने में, यानी हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाने पे सख्त एतराज़ था कि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन आप कैसे कम कर रहे हैं। फिर आर्टिकल 51 में जो है और आर्टिकल 106 में इस बात पे एतराज़ था कि जी आप किसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की दो के, मैं ख़ुद भी उससे इत्तफाक नहीं करता, मगर ये कौन सा तरीका है कि उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन जजमेंट्स को इनफेक्टिव कर दें। 63 वाली जजमेंट से मेरा अपना इख्तलाफ है कि वो दुरुस्त नहीं है जजमेंट, उसका रिव्यू भी शायद पेंडिंग है, किसी ने फाइल किया हुआ है। कामरान साहब, पहले मुसवदे की तो हकीकत उस तरह से सामने नहीं आई, अगर तो अब जिस मुसवदे का हुकूमत जिक्र कर रही है कि वो एक अपडेटेड वर्जन है उसका, उसके बारे में राय है आपकी जमात की? उसमें जो कोर्ट्स के हवाले से मामला आते हैं, एक तो उसमें वो मजाक वाली बात है ना, वो आर्टिकल 9A जो है ना वो शामिल कर दिया एनवायरनमेंट के हवाले से, उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से बड़ी अच्छी बात है, मगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से चाहिए? उसको तो वैसे ही जो है ना आम लाज के लिए जो है ना वो कर सकते हैं, तो क्यों लोगों को जो है ना वो ऐसी गोली देते हैं कि जो जिसका कोई फ़ायदा ना हो। और फिर जो अपना कोर्ट्स के हवाले से पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी उस तरह से उसमें हमने एतराज़ किया कि ये हमको किसी शख्सियत पे या किसी शख्सियात पे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स कैसे कर रहे हैं आप? तो ऐसे कोई निकात है कामरान मुर्तज़ा साहब जिस पर JUI आगे बढ़ सकती है? देखिए, अवाम के मफाद में अगर कोई अमेंडमेंट्स हैं
तो उसके ऊपर बढ़ा जा सकता है। इवन मौलाना ने कहा था कि इस बात पे भी आगे बढ़ा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का कोई जो है ना वो फोरम ना बनाइए, चले पैरेलल बन सकता है, मगर वो और फिर उसमें उम्रों का जो है ना उसमें तफावत आप डाल रहे हैं, यानी जो इधर से अच्छा आपके साथ जो अच्छा आदमी होगा उसको जो है ना आपने वहाँ अकोमोडेट करना है। तो वो इस तरह से मतलब ये बहुत मुतालबा रहा है। इवन COD का जो है ना उसमें जो है ना ये बात पीपल्स पार्टी ने और नून ने एग्री की हुई है कि उसमें जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से वकला अक्सर मुतालबा करते रहे हैं, उस पर बात हो सकती है यकीनन, मगर वो बात इस तरह से हो सकती है कि वो पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें ना हो, वो ये ना हो कि किसी को अकोमोडेट किया जाना है, किसी को अकोमोडेट नहीं किया जाना। जब जिस तरह से आम पब्लिक में पॉलिटिकल पार्टीज को जाना होता है, उस तरह से वकला भी जो है ना वो एक लीगल फर्टिनिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा तबका और बहुत इफेक्टिव तबका है। उनके अंदर जाके इस बात को कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि ये किसी ख़ास बंदे के लिए जो है ना ये उसके मुताबिक कपड़े नहीं बनाए गए। तो कानून साहब, अब दो जमातें हैं जिनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तरमीम को भी मुस्तरद करते हैं और फिर इसको वो एक साजिश या फिर ये करार देते हैं कि हुकूमत की इसमें नीयत ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम, तो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत अब PTI के इत्तेहाद के साथ होगी, फिर आज के उनके बयान का ये मतलब होगा? कतन नहीं, हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में थे, अपोजिशन में रहेंगे, मगर हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। कोई अगर ये समझे कि हम किसी के साथ सड़कों पे होंगे उसके साथ, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। कोई ये कहे कि हम गवर्नमेंट में होंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। कोई ये कहे कि हमारी कोई डिमांड थी, तो ये तो इंसल्टिंग है, ये बेइज्जती करने वाली बात है। अगर किसी तरफ से भी कोई कहे कि कोई डिमांड थी या डिमांड के लिए जो है ना हमने कोई किया, तो वो बता दें कि किसने डिमांड की थी, किसको की थी, तो यकीनन जो है ना। मगर इस तरह से जो कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर जमीयत उलमा इस्लाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या बात होती है? किस मौक़िफ़ पे वो इकट्ठे हैं या किस मौक़िफ़ किस नुक्ते पर बात होती है? हम सिर्फ PTI के साथ हम सिर्फ इशू टू इशू चलते हैं। कहीं पे हमारा इत्तफाक हो सकता है, कहीं पे इख्तलाफ हो सकता है। इवन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई, ये बात क्लियर कर दी हुई है, क्योंकि उस कमेटी का मैं एक रुकन हूँ, तो मैंने उसमें ख़ुद उनके साथ क्लियर कर दी थी कि हम आपके साथ सिर्फ एक बात की कमिटमेंट करते हैं कि किसी चीज़ पे हमारा अगर कोई इत्तेफाक नहीं है आपके साथ या इत्तेफाक है, हम आपको सिर्फ बता देंगे कि इस पे हम आपके साथ मिल के चलेंगे, हम आपके साथ मिल के नहीं चलेंगे। इसके अलावा ना कोई इत्तेफाक है, ना कोई इख्तलाफ है। वो हम इशू टू इशू जो है मामलात को आगे लेके चल रहे हैं। कामरान साहब, मुलाकातों का बहुत चर्चा रहा है। मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, उसमें क्या बातचीत हुई? क्या कोई पैगाम लेकर आए थे वो? किन का जिक्र कर रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मोहसिन नकवी साहब से बहुत मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी मुलाकातें हैं, वो अक्सर आते जाते रहे, मगर जो पैगाम जो कोई समझ रहा है कि कोई इस तरह के पैगामात होंगे, ऐसे कोई पैगामात नहीं है। वो कोशिश कर रहे थे कि हम इस पे एग्री कर दें, मगर वो कोशिश कर रहे थे बग़ैर कागज़ दिखाए हुए। तो बग़ैर कागज़ दिखाए हुए क्या आप अपने भाई की बात भी मान लेंगे, उस पर भी साइन कर देंगे? तो कामरान मुर्तज़ा साहब, जब ये मुलाकातों की कोशिशें हो रही थी, इसमें कोई ऐसी भी मुलाकात होनी थी जिसको मनसूख कर दिया गया? मौलाना फजलुर रहमान से किसी ने मिलने के लिए आना था, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात की गई कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनकी मुलाकात होनी थी मौलाना फजलुर रहमान से। क्या वो मुलाकात तय हुई थी? नहीं, उसमें मुलाकात ये नहीं हुई है। वो यकीनन इस्लामाबाद आए थे, मगर उनके हवाले से मेरे इल्म के मुताबिक, मैं अपने इल्म का ज़िम्मेदार हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक कोई मैसेज नहीं आया था। एक मज़ीद मुलाकात वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे थे कि उनसे मज़ीद एक मुलाकात कर लें, तो मौलाना साहब इस पे नाराज़ हुए थे कि क्यों हमारे लिए जो है ना वो इस तरह से हमारे घर कोई आ जाए, हमारे लिए बहुत मोहतरम होता है, या वैसे भी वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमें मुश्किल में ना डालिए, ना उनको मुश्किल में डालिए। तो मौलाना इससे थोड़े से नाराज़ इस बात से हुए थे कि इस तरह ना करिए कि प्राइम मिनिस्टर को जो है मेरे घर चल के आ जाएं और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं या इनकार करूं उनके मुंह पे या उनके, तो आप इस मुश्किल में ना डालें। फिर वो नहीं आए थे। उस वक्त इसाक डार साहब मौजूद थे, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, उस वक्त आज़म तारड़ साहब मौजूद थे। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी से बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, आपकी जमात ने तो
ऐसा एक तासुर बनाया कि मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ महज तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईनी तरमीम पर और उनको मना लिया जाएगा। आज खुलकर बात जब सामने आई तो मौलाना ने तो ये कहा है कि वो तो यकसर मुस्तरद करते हैं इन आईनी तरमीम को, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि इन तरमीम कि पे इत्तेफाक करना कौम, मुल्क और कौम के साथ अमानत में ख़यानत होगा। इतनी उन्होंने सख्त बयान सामने रखा है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। मौलाना जिस मीटिंग में थे 2 दिन पहले, जो आइनी पार्लिमानी कमेटी एक बनी हुई है, मैं भी था उसमें, बिलावल भुट्टो भी थे, इसाक डार साहब भी थे, तारड़ साहब भी थे, तो बड़ी खुल के बातें हुई और 3 घंटे मैंने मौलाना का भी मौक़िफ़ सुना, हुकूमती मौक़िफ़ भी सुना। बिलावल साहब बड़े वोकल थे उस मीटिंग के अंदर, उनका मौक़िफ़ भी सुना। मैंने जो गैदर किया 3 घंटे के अंदर वो ये था कि मौलाना को ना तो आइनी तरमीम के ऊपर कोई एतराज़ है, यानी एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बननी है उस पर भी उन्हें एतराज़ नहीं था। उन्हें इस पे भी एतराज़ नहीं था कि जो जजों की तकर्री का फार्मूला है वो 18th अमेंडमेंट की तरफ वापस चला जाए। उन्हें अगर कुछ और इसमें जुज़ियात ऐसी थी जिनसे इख्तलाफ हो सकता था, जिसकी उन्होंने ख़ास तौर पे कोई निशानदेही नहीं की थी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना बुनियादी तौर पर जो चीज़ें इस आइनी मसवदे के अंदर रखी गई हैं, जिनका मैंने अभी ज़िक्र भी कर दिया है कि जजों की तकर्री को 19th अमेंडमेंट के तहत जो नलीफाई कर दिया गया था जो सिस्टम, उसको बहाल किया जाए। मौलाना ने बल्कि उस मीटिंग में ये भी कहा था कि मैंने तो 19th अमेंडमेंट को वोट पे नहीं दिया था, जिस पे गुफ्तगू ये हुई थी कि अगर आपका ये मौक़िफ़ उस वक्त था तो ये मौक़िफ़ आज हमारा भी है, तो लिहाजा हम में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में भी नहीं है। मे बी कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो उनके सामने जो मसवदा रखा गया उनसे इख्तलाफ ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि जो मसवदा मौलाना लाएंगे या जो बिलावल साहब उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो मसवदा बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने सजेस्ट की हुई हैं। उसके अलावा तो फिर देखें ना, ये मौलाना का इस तरमीम में शरीक होना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं होती हैं तो मौलाना नहीं आते हैं तो ये तरामीम हो नहीं सकेंगी, और ये तरामीम उस वक्त होंगी जब मौलाना आएंगे भी, और ये तरामीम हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों बशमूल पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के करीब तर होंगी। ये नहीं हो सकता है कि कोई बिल्कुल एक नया मसवदा तरामीम आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। ये तरामीम कमोबेश वही होंगी जो अव्वली मसवदे के अंदर तैयार की गई हैं। मुमकिन है कि उनके अंदर से बाज़ चीज़ें निकाल दी जाएँ, बाज़ चीज़ें ऐड कर दी जाएँ, लेकिन फोकल पॉइंट यही है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, क्या हम जजों की तकर्री का जो निज़ाम है इसको 2018वीं तरमीम जो 2010 में गालबन हमने मंजूर की थी उसकी तरफ वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये 2 बुनियादी निकात है, और मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना का अगर कोई मसवदा आएगा तो वो इनसे कोई मावरा होगा। तो इरफान सिद्दीकी साहब, फिर कामरान मुर्तज़ा की बात से तो ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से खुद लोग भी अंधेरे में ही थे। वो कहते हैं कि बगैर किसी मुसवदे की ही बात हो रही थी, और जब एक मुसवदा सामने आया तो वो देखकर हैरान रह गए, और उसी के बाद ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। आप कह रहे हैं कि मौलाना को कोई मसला नहीं है तरमीम पर, तो फिर उनका ये कहने का क्या मतलब है कि इन तरमीम को आगे लेके जाना मुल्क और कौम के साथ अमानत में ख़यानत होगा? पता नहीं वो उन निकात की अगर निशानदेही कर दें या कर देते जिनको वो समझते हैं कि शायद ये मुल्क और कौम से बेवफाई होगी या उनसे गद्दारी होगी या कुछ और होगा, तो फिर तो हम समझ जाते। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उस बुनियादी मसवदे के अंदर इस वक्त भी 3, 4, 5 मसवदे गर्दिश कर रहे हैं मीडिया के अंदर। किसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, किसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, किसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मौलाना के सामने जो चीज़ रखी गई हतमी तौर पर, बिलावल साहब ने बड़ी देर तक रात को उनसे इस जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ उससे पहले सुबह 3 बजे तक एक बड़ी तवील नशस्त हुई थी, और उसमें काट छांट करके एक खाका तैयार कर लिया गया था। मौलाना का कहना यह था कि हेस्ट ना करें, जल्दी ना करें, गौर खौज कर लें। मुमकिन है कि जो 2/3 आप चाहते हैं वो इससे भी ज़्यादा आपको अक्सरियत मिल जाए, तो सब लोगों को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करें। मौलाना इसकी कोशिश कर भी रहे हैं।
तो बुनियादी मकसद यही था, ये नहीं था, उन्होंने कोई कैटेगरिकली नहीं कहा जी कि मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ है या मैं ये नहीं मानूंगा या ये मैं नहीं मानूंगा। मे भी कि उन्होंने जो महदूद महफलों के अंदर मुलाकातें हो रही हैं उनमें ज़रूर निशानदेही की होगी कि इन चीज़ों से मैं एग्री नहीं कर सकता, और यही मकसद है टाइम लेने का कि मौलाना के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों, ANP भी ऑन बोर्ड है, उसका भी अगर कोई नुक्ता है वो भी देख लिया जाए, MQM है, BAP है, इवन 4 जो नुमाइंदे थे PTI के वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, इंक्लूडिंग उनके चेयरमैन के, इंक्लूडिंग उमर अयूब साहब के, शिबली साहब के, अली ज़फ़र के। तो एक ब्रॉडर कंसेंसस हम चाहते हैं हो जाए, बुनियादी निकात वही हैं जो मैंने बयान कर दिया। तो अब ये वाज़ेह है कि फिर आपके मुसवदे पर नहीं, फिर अब उनके मुसवदे पर बात आगे बढ़ेगी। देखिए, मुसवदा एक ही है जो मैंने बयान कर दिया है। मुसवदा ये है कि क्या हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है या नहीं बनानी है। दूसरी बात यह है कि क्या जजों की तकर्री का मैकेनिज़्म हमने 18वीं तरमीम की तरफ लौटाना है कि नहीं लौटाना है। अब उसमें लफ्ज़ क्या होते हैं, उसमें जुमले क्या होते हैं, उसमें ज़ुबान क्या होती है, वो मैं नहीं कह सकता कि मौलाना की क्या होगी और तारड़ साहब की क्या होगी और बिलावल साहब की क्या होगी, लेकिन ये हैं वो बुनियादी निकात जो तय हुए हैं और इन्हीं के गिर्द जो भी तरमीम होनी है वो होनी है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब के मामले में क्या हुआ? ये तो बताया गया था कि वो इस्लामाबाद आ चुके हैं पार्लियामेंट में वोट कास्ट करने के लिए, फिर उनको मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात भी नहीं हुई, पार्लियामेंट में वोटिंग भी नहीं हुई। अगर मौलाना फजलुर रहमान के ये एतराज़ात हैं जिनकी आप भी बहुत कदर करते हैं और एक जमहूरी रहनुमा के तौर पर, तो नवाज शरीफ साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं हुकूमत की इन तरमीम के लिए काविशों से, जो कि ख़ुद 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और जमहूरियत के लिए वो कहते हैं जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं है इस हवाले से? देखिए जुनैद, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है। अगर मैं ये कहूँ कि नवाज़ शरीफ ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आज से 18 साल पहले 14 मई 2006 को जो मंशूर एक दिया था कौम को, अब उसको अमली जामा पहनाया। ये बेनज़ीर का और नवाज़ शरीफ का विजन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। उसकी बहुत सी अमेंडमेंट हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय की थी, बहुत सी हो चुकी हैं। मसलन सरबराहाने मुसल्लह अफवाज की तकर्री का इख्तियार जो सदर के पास था वो वज़ीर आज़म के पास चला गया, कंक्रीट लिस्ट ख़त्म कर दी गई और बहुत सी इस्लाहात हो चुकी हैं। ये नुक्ता जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है ये अभी बाकी था, पाए तकमील को नहीं पहुंचा था। हमने जजों की तकर्री का भी एक निज़ाम वज़ा किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। सो ये कहना कि जी वो ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर 18 साल पहले एक ख्वाब देखा था तो मौजूदा पार्लियामेंट उस ख्वाब की ताबीर कर रही है। मोहतरमा तो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और मियाँ साहब के लिए खुशी का बायस होगा कि उन्होंने जो चीज़ें 18 साल पहले तय की थी वो पाए तकमील को पहुँचने जा रही हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब, फिर गलती तो आपकी जमात को मज़ीद तस्लीम करनी पड़ेगी, ये आप अंदाज़ा लगा सके हैं क्योंकि आप काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब के भी आप करीब है, कि गलती कहाँ हुई? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तस्लीम किया कि जो इब्तदाई तौर पर लोग मुज़ाकरात करने गए थे वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी कोशिश में नाकामी के। और अभी हम कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात के लिए आना था, तो उस पर तो उन्होंने ये कहा कि वो मुलाकात तय नहीं हुई थी, लेकिन आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो एक और मुलाकात के लिए आ रहे हैं और बहुत जल्दी या आनन फानन आ रहे हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने खफगी का इजहार किया कि इस तरह मुनासिब नहीं लगता कि वज़ीर आज़म बार बार मेरे घर आएँ और वो मुज़ाकरात को इसका नतीजा ना निकले और इनकार हो। तो उनको ये परवाह थी कि वज़ीर आज़म का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस तरह आपकी जमात को नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि क्या गलती हो रही है और उनसे पहले बात ही नहीं की थी? देखिए, किसी को ज़िम्मेदार ठहरा देना इस तरह के हालात में, जो चीज़ हमने अगर एक ख़ास मुतय्यना वक्त के अंदर की थी वो नहीं हो सकी, तो ये कह देना जी कि फ़लाँ ज़िम्मेदार है और फ़लाँ ज़िम्मेदार है, वो जो मुहावरा है ना कि कामयाबी के कई बाप होते हैं और नाकामी हमेशा यतीम रहती है, इसको अगर आप नाकामी तस्वुर करें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि शायद हमारी हिकमत कार में या हमारी इंतज़ाम कारी में या मामलात को पूरी तरह तय करने में हम पूरी तरह इंसाफ नहीं कर सके अपने आप से या अपने अरकान से या दूसरी जमातों से, तो वो हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं भी ना तो नीयत का फतूर है किसी का, ना किसी की अहलियत का मसला है, ना किसी की बदनीयती का मसला है। ये यूँ कह लीजिए कि हमें बशमूल पीपल्स पार्टी
ये तवक्को थी कि शायद मौलाना की वजह से हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं और मौलाना पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं। ये हमारा तासुर था, जो शायद गलत फहमी पे मबनी होगा या खुशगुमानी पे मबनी होगा, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसको हम ये समझते हैं कि चलें वो वक्त गुज़र गया और अब अगले 15-20 दिनों के अंदर अक्टूबर के शुरू में ये कंसेंसस हो जाता है। और हमने देखा है 18वीं तरमीम भी जब हुई थी तो कई महीने बल्कि कमोबेश 1 साल हमें लग गया था। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा और इसमें न किसी की अजीमत है न किसी की नाकामी है। एक अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो पार्लियामेंट मेरा ख्याल है बरूए कार आ रही है और इसके नतायज अच्छे निकलेंगे। जितनी देर भी होती है और जितना वसी कंसेंसस होता है इतना अच्छा रहेगा। तो ये तरमीम लाना पार्लियामेंट में, ये 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है मामला? देखिए, अभी तो हमने कोई किसी तरफ से भी किसी दिन का या मियाद का तयन नहीं हुआ है कि ये हमने लाजमन सितंबर में करनी है या अक्टूबर में करनी है। जूँ ही एक कंसेंसस हो जाएगा, कंसेंसस से जो प्रैक्टिकली मुराद है कि मौलाना के बगैर चूँकि नंबर पूरे नहीं होते हैं, ना सेनेट में होते हैं ना कौमी असम्बली में होते हैं, तो जूँ ही मौलाना मुतमईन हो जाते हैं, बाकी पार्टियां ऑलरेडी अपना एक राय दे चुकी हैं, तो उस वक्त ये आ जाएगा। हो सकता है सितंबर के आखिर में आ जाए। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद पहले रियासती इंतखाबात हो रहे हैं। रियासती इंतखाबात के पहले मरहले में आज वोटिंग के बाद इंतखाबात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इन इंतखाबात में मजमूई तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की 90 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जिनमें से 47 नशिस्तें कश्मीर और 43 जम्मू की हैं। आज पहले मरहले में कुल 24 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के 7 ज़िलों में वोटिंग हुई, जिनमें से 3 अजला हिंदू अक्सरती इलाके जम्मू जबकि 4 मुस्लिम अक्सरती कश्मीर में वाक़ हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में मजमूई वोटर टर्नआउट 59% रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा टर्नआउट जम्मू के हल्के किश्तवाड़ में 77% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सबसे कम टर्नआउट कश्मीर में ज़िला पुलवामा के हल्के में तकरीबन 46% रिकॉर्ड किया गया। 25 सितंबर को दूसरे मरहले और 1 अक्टूबर को आखिरी मरहले के लिए वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। नताइज का ऐलान भी मुमकिन तौर पर उसी रोज़ किया जाएगा। अहम बात यह है कि 20 जून 2018 को बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने मकबूजाबादी में गवर्नर राज लगाया था और फिर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। अब उसके बाद ये यहाँ होने वाले पहले रियासती इंतखाबात हैं और 6 साल के गवर्नर राज के बाद आज पहली दफ़ा मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने अपना वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए वोट डाला है। प्रोग्राम का यहाँ इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।